स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं विज्ञान कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड का जो 4 अप्रैल को होने वाला एग्जाम है, उससे संबंधित हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं विज्ञान के आपके, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। टोटल 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं। ये क्वेश्चन बारंबार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आइए खंड को भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर को हम लोग चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ज़रूर इसको आप कंप्लीट करें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इसमें यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे तथा इसके पास की दोनों अंगुलियों को परस्पर क्या करेंगे, हम एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, यदि ये जो अंगूठा है, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली मानी जाती है तर्जनी होती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को और जो मध्यमा है धारा आई को व्यक्त करे, तो अंगूठा क्या होता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। और जस्ट दाएं हाथ के नियम में हम बाएं के बजाय दाएं हाथ को प्रदर्शित करते हैं। तो इस रूल को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले अपने बुक से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। जबकि दूर दृष्टि में क्या होता है, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं। तो देखें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओम का नियम जो V बराबर IR होता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, वह जो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और V प्रोपोर्शनल टू दी I, अर्थात हम कह सकते हैं V बराबर IR, R को हम प्रतिरोध बोलते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित यूपी बोर्ड में आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन होता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, टोटल जो R होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 etc। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष यूपी बोर्ड में आ रहे हैं। देखिए, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। करेक्ट, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो प्रमुख स्ट्रक्चर होता है, क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, और विभक्ति वलय होती है, ब्रूस होता है, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसका सिद्धांत ये होता है कि इसमें जो आर्मेचर कुंडली लगी होती है, वो क्षेत्र चुंबक N और S के बीच में बहुत तेजी से घूमती है, जिससे वहाँ पर होता क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, और वहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुंडली से वहाँ पर और बाह्य परिपथ के बीच एक करंट, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। यही इसका सिद्धांत होता है। इसका स्टडी आप कर ले। इसी तरह से देखिए, 6वां दिया है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, अर्थात विद्युत मोटर का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है, उसकी कार्यविधि। विद्युत जनित्र यानी विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को आप देख लें, इसमें भी आर्मेचर, कुंडली, वलय, क्षेत्र चुंबक इत्यादि लगे होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और संरचना, जिसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। इसको आप देख लेंगे, क्षेत्र चुंबक, कुंडली और सर्पी वलय, और इसका भी सिद्धांत वही है जो कि इसका अदिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है।
और जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है उसके प्रमुख दो नियम होते हैं। पहला ये नियम होता है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ से संलग्न जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, यदि उसमें परिवर्तन किया जाए चुंबकीय फ्लक्स में, तो परिपथ में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। दूसरा ये रूल होता है कि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जिसको कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 9 का क देखें, 9वां का क, अवतल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जानते ही हैं। अवतल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देता है। वहीं अगला पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u होता है। 10वां है दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। ठीक है। 11वां प्रकाश के अपवर्तन के स्नेल संबंधी जो नियम है उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लें। 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी गई है। उस वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात कीजिए। इसको आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से सॉल्व कर ले जाएँ, जिसमें वस्तु की दूरी आपको दे रखा है और फोकस दूरी भी दिया है, दोनों को माइनस में रखेंगे और भी की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल में उत्पन्न हो रही है ये पावर दिया है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोगों से भी की वैल्यू और आर की वैल्यू आई की वैल्यू पूछा जा रहा है, जबकि आर की वैल्यू शुरुआत में दिया है 4 ओम। ठीक है। अब एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर, तो ये है एक फार्मूला था P बराबर V स्क्वायर बटे आर। P बराबर V स्क्वायर बटे आर। P क्या है? पावर यहाँ पर जूल 400 जूल दे रखा है, तो P 400 है और V स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, जबकि V स्क्वायर बटे आर की वैल्यू 4 दिया है। अब उसको तिरिया गुणा करके जब हल करेंगे 400 की वैल्यू रख करके, तो V की वैल्यू सीधे 40 आएगा, क्योंकि V बराबर कड़ी में 4 चौका 1600 हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल निकालेंगे 40 आएगा। V की वैल्यू 40 जैसे ही आएगा, अब फार्मूला रखे V बराबर आई आर, यानी कि V 40 बराबर I गुणित आर की वैल्यू 4 दिया है, काटेंगे तो 10 आएगा I की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भौतिक विज्ञान में कोई न कोई 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन हैं। एक घर में 50-50 वाट के 4 ट्यूबलाइट हैं, 100-100 वाट के 3 पंखे हैं जो प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप भी प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। घर में 1 माह अर्थात 30 दिन में खर्च होने वाली विद्युत व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है किलोवाट घंटा में। इस क्वेश्चन को आप अपने बुक से देख लें, सॉल्व कर लें। इसमें क्या करेंगे आप कि सबका अलग निकालेंगे। एक ट्यूबलाइट का पहले निकाल लीजिए। 4 ट्यूबलाइट का वाट गुणित घंटा गुणित दिन बटे 1000, जिसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 ट्यूबलाइट है। इसी तरह 3 पंखे का निकाल लीजिए। फिर एक अश्वशक्ति वाले वाटर पंप का निकाल लीजिए। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अब सबका निकालने के बाद क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ करके 30 का गुणा कर दीजिए, 30 दिन का निकल आएगा। फिर उसको किलोवाट में बदल लीजिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1000 का भाग देके चेंज कर लें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी सॉल्व कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आगे दिया है। 15 को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, अलग अलग पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। इसको भी आप सॉल्व कर लें, जिसमें फोकस F की वैल्यू दिया है और आपको U की भी वैल्यू दे, V की वैल्यू निकाल लेनी है। अगला क्वेश्चन रसायन विज्ञान से देखें। यहाँ से मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और 18वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का निर्माण रासायनिक सूत्र और इसका उपयोग लिखिए। तो जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 10 × 10H2O होता है। ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH पर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो धावन सोडा Na2CO3 बनता है। ठीक, इसके फार्मूले को आप देख लें। यहाँ पर जो NaOH है ये आपका कास्टिक सोडा है और प्लस इस पर CO2 की अपक्रिया कराने से आपका Na2CO3 के फार्म में धावन सोडा निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर भी सम्मिलित रहता है। इसका उपयोग पूछ रहा है तो आप लिख देंगे, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में, और खुद धावन सोडा वस्त्र धुलने में। 19वां प्रोपेनॉल का सूत्र पूछ रहा था। प्रोपेनॉल का सूत्र देखिए, CnH2n + 1OH होता है प्रोपेनॉल का फार्मूला।
इस पेपर को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखिए यहाँ पर यही फार्मूला है, जब आप 3 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो C3H7OH आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया पूछ रहा है, तो ICF क्रियाएं जिसमें क्या होता है कि किसी एल्केन पर जैसे मेथेन पर जब हाइड्रोजन यानी क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के द्वारा मेथेन के यानी एल्केन अर्थात मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मेथेन पर अपक्रिया कराया है क्लोरीन का, तो ये जो क्लोरीन परमाणु है यहाँ से जो मेथेन है इसके एक हाइड्रोजन को देखिए रिप्लेस कर दिया, HCl के फॉर्म में निकला और यह इसका जो क्लोरीन का एक Cl है जाकर यहाँ पर अटैच हो गया, क्लोरोमेथेन बना लिया। ये प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगला है देखिए सजातीय श्रेणी पूछ रहा था, तो जब समान अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें CH2 का अंतर होता है तो इस प्रकार की श्रेणियों को सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब होते हैं। आगे पूछ रहा है योगात्मक अपक्रिया क्या है। तो देखिए योगात्मक अपक्रिया में क्या होता है, जब जैसे कोई हमारा एल्कीन होता है जैसे एथिलीन है, एथिलीन पर जब हम हाइड्रोजन की एक अपक्रिया निकल के उस उपस्थिति में कराते हैं, निकल जो है उत्प्रेरक होता है, तो वहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का एथीन का वो टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं निकिल की उपस्थिति में यहाँ पर अपचयन अपक्रिया कराया जाता है। ये हमारा एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा, टूटेगा और एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा ऊपर से, एक हाइड्रोजन नीचे से, तो यहाँ पर CH3 यानी एथेन बन जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया एडिशन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है साबुनीकरण। तो इस क्वेश्चन को हमने बताया है 2019 वाले पेपर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। अब पूछा है बहुलीकरण क्या है। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि कोई भी उत्प्रेरक के प्रेजेंटेशन में ये होता क्या है कि जैसे एथिलीन के छोटे अणु संयुक्त होकर के बड़े अणु बना लेते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर, जैसे एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार की अपक्रिया बहुलीकरण होती है। यहाँ पे क्या है हमारा एथिलीन है, N लगाया गया माने इसके कई अणु हैं। अब इस प्रोसेस के बाद ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा एथिलीन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ N कंजॉइंट कर देंगे। अगला पूछा एस्टरीफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। तो इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH की क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर, यह अपक्रिया एस्टरीफिकेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एस्टिक एसिड लिया जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। इस पर हमने अब क्रिया करा रहा है एथिल एल्कोहल की C2H5OH से, तो यहाँ पर H और इसका OH मिलकर के H2O बना लेगा और साथ ही साथ यहाँ से जो C2H5 जाकर के इससे अटैच हो गया। देख लीजिए इस प्रकार की फार्मूला को हम लोग एस्टर बोलते हैं। CH3COO C2H5, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ भी एल्किल ग्रुप, बीच में COO। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम लोग एस्टर बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण कहलाती है। तो यूपी बोर्ड में कोई न कोई एक न्यूमेरिकल आपको IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इम्पोर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर दिया है। यहाँ पर देखिए पहले वाले का IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखें क्रियात्मक समूह आपको COOH दिखाई दे रहा है। तो नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह लगा हो। इसमें कार्बन देख रहे हैं 1 2 3 लगा है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। प्रोपेनोइक COOH लगाया है। सेकेंड वाला देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और कार्बन का 1 2 3, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्रोप-इन-1 भी कर सकते हैं, प्रोपीन। तीसरा देखें CH3OCH3, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं मेथॉक्सी मेथेन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को यदि C2H5 होता तो एथॉक्सी मेथेन बोलते, मेथॉक्सी मेथेन। देखिए अगला है क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, कई ठो कार्बन 1 2 3, क्लोरोप्रोपेन। प्रश्न 20 दिया है दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घाकार जो हमारी आवर्त सारणी होती है वो 7 क्षैतिज पंक्तियों में और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बटा होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं। 7 क्षैतिज जो पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहते हैं
और ये इसमें जो एलिमेंट होते हैं अलग अलग वर्गों में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। और पूरी जो आवर्तसारणी है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बटा हुआ है, जिसमें वो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वर्ग 1 और 2 में होते हैं। साथ ही वर्ग 13 से लेकर के 18 तक आपके पी ब्लॉक आते हैं। वर्ग 3 से लेकर के जो एलिमेंट व्यवस्था होती है 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। देख लें। अगला पूछा फिटकरी का रासायनिक नाम, तो पोटासेलम होता है, K2SO4 L2SO4 पूरे का होल थ्रस 24H2 आप जानते ही हैं, उपयोग आप जानते हैं। फिटकरी जो है एक तरह से बैक्टीरिया नाशी होती है, जल के शोधन में होता है, कपड़ों की रंगाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, चर्म और कागज उद्योग में, और रुधिर जो रक्त होता है बहता है ना, उसको रोकने के लिए भी काम में आता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं। उसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर भी चेक कर लें। प्रश्न 23 देखिए, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। ख पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं। और इस तरह से एक पूछा है, क्या होता है जब एथिलीन की अपक्रिया ओजोन से कराई दी जाती है, O3 से। देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 प्लस क्लोरीन। और दूसरा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रभावित करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3, H2SO4 तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस 2H2O प्लस 2CO2 निकल जाएगा। और तीसरा जो पूछ रहा था कि एथिलीन पर जब ओजोन की क्रिया कराते हैं तो देखिए एथिलीन ओजोनोमाइड बनाता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हो क्या रहा है, ये एथिलीन है, इस पर जो ऑक्सीजन 3 परमाणु है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ ज्वाइंट हो गया, इस प्रकार के स्ट्रक्चर एथिलीन ओजोनोमाइड कहलाती है। अगर इसमें पूछ रहा था अम्ल और क्षार की परिभाषा बताइए, तो अम्ल क्या होते हैं, जो जिनका जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। और जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं, NaOH, KOH, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और अम्ल HCl है, HBr है, H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देखें, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ऐसे तत्व डी जो जिसमें डी ब्लॉक के, खास करके डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, जो आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक पाए जाते हैं। चूँकि पी और एस ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है, रंगीन होते हैं। और ये जो है इसमें उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं, परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, और ये इसमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। अगर देखिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में आए हुए, इसको चेक कर लेंगे। मेंडल के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, व्याख्या कीजिए, पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, इसको देख लीजिए। और साथ ही आगे क्वेश्चन दिया है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी है, देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण, श्वसन और दहन में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव और अजैव निम्नीकरण से क्या समझते हैं, यूपी बोर्ड 2019 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीवों के जनन की विखंडन और खंडन विधि को समझाइए, इसको चेक कर लें। कायिक जनन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है, इसको चेक कर लेंगे। 33 क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। अक्षीय और अनाक्षीय श्वसन में डिफरेंस भी आ सकता है। डार्विन तथा लेमार्कवाद का संक्षिप्त विवरण देना है, उसको पढ़ लीजिए। DNA की स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका महत्व बताइए। जीन अभियंत्रिकी क्या है, इसको समझ लें। और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से चेक कर लें, जो आपके बुक का लास्ट में दिया है, उसको चेक कर लें। पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में स्टडी कर लें, जरूर क्वेश्चन आएगा। और परागण की परिभाषा बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई 2 लिंग संलग्न रोगों का नाम बताइए। वर्णांधता होता है, हेमोफीलिया होता है, चेक कर लें। नाभ की ऊर्जा का महत्व बताइए। खाद्य जाल का एक जो स्थलीय परितंत्र होता है, उसको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र के कार्य लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है। किडनी वृक्क का कार्य पूछ रहा है। यहाँ आगे है मानव हृदय का स्ट्रक्चर और उसका कार्यविधि संरचना लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो थैंक्स स्टूडेंट।